Hello students, how are you all? Welcome to the first session of your 11th standard. देखो इन दिस वीडियो हम लोग एक्चुअली फिजिक्स के क्लास 11 के सेशंस के बारे में बात करेंगे. These are the chapters you are going to study in your 11th class. आपकी फिजिक्स में दो पार्ट्स में बुक आएगी. In part 1 you will study 1 to 8 chapters and in part 2 next 9 to 15 chapters. As we move forward with the chapters मैं आपको उसमें कौन से कंटेंट है वो सब आपको इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा. एक्चुअली हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, अभी के लिए मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट चैप्टर हम लोग लेटर ऑन देखेंगे. एक्चुअली ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है इन फिजिक्स. ठीक है, so we will start with the main part, that is second chapter, units and measurements. ये चैप्टर डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर 11th क्लास, इवन फॉर योर 12th क्लास एज वेल. देखो इस चैप्टर में आप लोग मेजरमेंट्स के बारे में, यूनिट्स के बारे में स्टडी करने वाले हो. सो यू विल गेट टू नो कि हाउ वी डिफाइन द यूनिट. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि फोर्स, तो आप उसका यूनिट न्यूटन लिखते हो, तो ये कैसे डिफाइन किया. ठीक है, हाउ वी मेड दिस. सो ये एक बेसिक आएगा. इसके बाद डायमेंशन एनालिसिस विल बी डिस्कस्ड, जिसमें आप डायमेंशंस के बारे में बात करोगे एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स जो आपके थ्रू आउट द ईयर 11th एज वेल एज 12th दूसरे चैप्टर्स में भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में हेल्पफुल होगा. अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इस चैप्टर में से. सो इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सबसे पहले टू बिगिन विथ, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. अगर आपको ये पूछा जाए कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, हाउ विल बी डिफाइंड. देयर आर सम क्वांटिटीज विच यू कैन मेजर डायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल लेंथ, आप इसका मेजरमेंट निकाल सकते हो, राइट ना. इसका यूनिट आप मीटर में या सेंटीमीटर में किसी भी चीज की लेंथ मेजर कर सकते हो. सिमिलरली मास, तो ऑफ कोर्स वी कैन मेजर इट. किलोग्राम में आप मेजर करते हो या ग्राम में मेजर करते हो. बट कैन यू मेजर सम क्वांटिटीज लाइक से हेट्रेड, क्या आप इसे मेजर करते हो. और से फ्रेंडशिप, क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं. नहीं. कुछ क्वांटिटीज एब्स्ट्रैक्ट होती है, इनको मेजर नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो फिजिक्स में सिर्फ ऐसी क्वांटिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे. कभी कभी कुछ चीजें होती है जिनको इनडायरेक्ट वे से मेजर करना है. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप उसे देख नहीं सकते एंड वी हैव लिमिटेशंस. उसको डायरेक्ट मेजर करने का मेथड नहीं है हमारे पास, पर थ्रू इनडायरेक्ट वे वी कैन मेजर देम. सो व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. तो विल डिफाइन इट एज ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, दे आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. सम एग्जांपल्स आर लेंथ, mass, temperature, speed, force, current, so on. Actually, there are more than 100 of physical quantities which you can measure. ठीक है, तो ये सारी की सारी physical quantities में include होती है. Now, how we will measure the thing? If I want to measure different quantity, तो how the measurement process will go on? तो एक्चुअली मेजरमेंट करना यानी एक तरह से तो कंपेयर करना. फॉर एग्जाम्पल आप ग्रोसर शॉप पे गए, मान लो आपने कोई वहां से ऑब्जेक्ट को खरीदा. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल आप कोई वेजिटेबल है, शुगर है, सिर्फ खरीदना चाहते हो, 1 kg का शुगर आपको खरीदना है. हाउ विल द ग्रोसर मेजर द क्वांटिटी ऑफ 1 kg. वो क्या करेगा, उसके पास एक पहले से एक नोन वेट होगा. मान लो 1 kg का उसके पास एक वेट पड़ा होगा. Now grocer will put this weight on one side of the balance, और बीम बैलेंस के दूसरी तरफ
शुगर या जो भी अदर क्वांटिटी जो आप लोग मेजर करना चाहते हो उसको यहां पे रखा जाएगा। जब ये दोनों चीज बैलेंस हो जाएगी तो हम कहेंगे कि शुगर इज ऑफ 1 kg, राइट। तो मेजरमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपेयर करो और उसी को हम मेजरमेंट बोलेंगे। ये मैंने मास की बात किया, लेंथ का भी वैसा ही है। मान लो आपको आपकी बुक का लेंथ मेजर करना है कि भाई ये कितना लेंथ है इसका, हाउ आई विल मेजर दिस। आप लोग नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल लोगे, you know that कि सेंटीमीटर स्केल it starts from 0 and you have the scale graduated on it, right? अब आपने ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लिया कि इतना मेजरमेंट, इतनी लेंथ का जो हमारा पार्ट है उसको 1 सेंटीमीटर कहेंगे। तो आपको बुक अगर इसका 4 टाइम्स मिला तो यू विल से दैट योर लेंथ ऑफ वॉट एवर ऑब्जेक्ट यू हैव मेजर्ड इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 4 टाइम्स मिला। तो मेजरमेंट एक्चुअली में क्या है? इट इज अ वे टू कंपेयर द गिवन ऑब्जेक्ट या गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड यूनिट्स विच वी हैव डिफाइंड। जब भी आप लोग गिवन ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करते हो तो उसमें 2 पार्ट्स मेंशन करते हो। एक तो आता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो आगे नंबर लिखा जाता है वो, और दूसरा आता है साइज ऑफ द यूनिट। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू वांट टू मेजर द स्क्रीन ऑफ योर मोबाइल और योर पीसी, ठीक है। ये मान लो यहां इस एंड इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का हमारा स्क्रीन है, हमें इसे मेजर करना है। हाउ विल आई मेजर दिस? सपोज मेरे हाथ में पेन है तो मैं इस पेन को यहां पे रखूंगा लाइक दिस वे, से इट इज 1, देन आई विल पुट अनदर पेन, सेम मेरी सारी पेन्स को यहां पे पुट अप करूंगा एंड आई विल चेक कि हाउ मेनी पेन्स आई नीड टू पुट टू कंप्लीटली कवर द स्क्रीन और टू कंप्लीटली मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रीन। मान लो कि मुझे ऐसे 20 पेन्स का जरूरत पड़ा, तो इन दैट केस माई लेंथ ऑफ द स्क्रीन विल बी इक्वल टू 20 पेन्स, है ना। मेरा लेंथ स्क्रीन का 20 पेन्स के जितना है। नाउ यू ट्राई टू मेजर इट। सपोज आप लोग पेन का यूज नहीं करते, आप कैप का यूज करते हो, मान लो पेन कैप का, तो यू विल स्टार्ट पुटिंग द कैप हियर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, then you will put second one, then you will put third one, like that way आप कंटिन्यू करते जाओगे। Suppose you required say 50 caps to measure the screen, तो मतलब आपने लेंथ का जो मेजर फाइंड किया वो होगा 50 कैप्स। इसमें 50 न्यूमेरिकल वैल्यू है और कैप आपका स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड मेजरमेंट। मेरे लिए ये 20 न्यूमेरिकल वैल्यू और पेन जो है वो मेरा एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर द लेंथ हो गया। देखो, लेंथ की मेजरमेंट जो पेन से हुई है और जो कैप से, दोनों की ही वैलिड है, राइट। मेजरमेंट जो स्क्रीन की लेंथ थी वो तो एक ही है, सो हमने चाहे वो पेन से किया या कैप से किया, आंसर लेंथ वाइज तो सेम आएगा। बस फर्क कहां पड़ गया? फर्क पड़ा हमने जो स्टैंडर्ड यूनिट सिलेक्ट किया ना उसमें। मैंने पेन का सिलेक्शन लिया था यूनिट में, यानी कि मेरी यूनिट बड़ी थी, इसलिए देखो आगे का नंबर छोटा आया। आपकी यूनिट छोटी थी तो आगे का नंबर लार्ज आया। तो वी कैन से कि अगर मान लो ये लेंथ की जगह मैं कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं इस क्वांटिटी को, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लेंथ, इट कैन बी मास, एनीथिंग। तो Q इज इक्वल टू द नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ द यूनिट, और वी कैन से इट इज n इंटू यू। यहां पे मेरा n 20 है और U यानी यूनिट पेन है, आपके लिए n 50 था और यूनिट कैप्स था। पर एक बात क्लियर है, चाहे यूनिट बड़ा हो या छोटा,
क्वांटिटी की मेजरमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ ये है कि अगर यूनिट छोटा होगा, ठीक है, इफ यहां पे देखो कैप का यूनिट छोटा था तो आगे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लार्ज आ गया, लेकिन अगर यूनिट लार्ज है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, ठीक है। सो वी कैन से कि अगर यूनिट लार्ज है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल होगा, अगर यूनिट स्मॉल रखा आपने तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्ज मिलेगा, ठीक है। तो इन एनी केस n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. So this is how we can measure given objects. तो मेजरमेंट हुआ क्या, एक तरह का स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपैरिजन. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई द राइटिंग ऑफ यूनिट इज एसेंशियल, ठीक है, एंड हाउ वी विल डिफाइन दिस थिंग. देखो यूनिट का वैसे बेसिक मीनिंग अगर आप इंग्लिश में देखो, वन यूनिट, यूनिट का मतलब ही होता है वन, ठीक है. तो आप किसी स्टैंडर्ड वैल्यू को एक फिक्स कर दे, तो मान लो लेंथ के लिए हमने फिक्स कर दिया कि यहां से लेके यहां तक का जो हमारा मेजरमेंट होगा वो 1 सेंटीमीटर में कहूंगा, तो ये मेरा सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स हो गया. सो यूनिट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड वैल्यू जो आपने सिलेक्ट किया है. मास के लिए मान लो 1 kg सिलेक्ट किया, 1 kg का ये वैल्यू का मतलब क्या है कि आपने वो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट फिक्स कर दिया कि भाई इतना मास किसी का होगा तो हम उसको 1 kg कहेंगे. सो इफ यू राइट सिंपली द न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो आपको पूछा जाए कि आप बुक की लेंथ को मेजर करो, आपने बोला कि आपके बुक का मेजरमेंट 10 आया, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब नहीं बनता. क्यों? क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें पता नहीं चलता हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं. इट शुड बी 1 सेंटीमीटर, इट शुड बी 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर या 10 किलोमीटर, समथिंग लाइक दैट. तो पीछे यूनिट लिखना कंपल्सरी होता है, ठीक है. तो यूनिट डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम डिफाइन करेंगे कि फिजिकल यूनिट इज स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी chosen to measure the quantity of same kind, ठीक है, that is known as physical unit. so लेंथ को मेजर करना है तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब हमने स्टैंडर्ड अमाउंट सिलेक्ट किए हुए, तो उसी के कंपैरिजन से गिवन क्वांटिटीज को मेजर करते हैं. मास को कंपेयर करना है तो फिर उसके लिए भी हमने स्टैंडर्ड अमाउंट रखा है, जैसे किलोग्राम है या ग्राम है, तो उसके साथ कंपेयर करके हम ऑब्जेक्ट्स के मास को मेजर कर सकते हैं. So that is about the physical unit. Now, as I have told earlier, there are total hundreds of physical quantities, ठीक है, 100 से भी ज्यादा physical quantities है. अब आपको अगर सब की यूनिट को डिफाइन करना है, जैसे लेंथ के लिए हमने लिखा मीटर, मास के लिए लिख दिया किलोग्राम, एंड इफ वी कंटिन्यू देन हंड्रेड्स ऑफ यूनिट मिलने वाले हैं. अगर वेलोसिटी है तो उसका भी एक यूनिट बनाना पड़ेगा. तो साइंटिस्ट ने जब यहाँ पे फर्स्ट उनका मीटिंग हुआ था तो ये सोचा कि अगर हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट डिफाइन करेंगे तो एक्चुअली इट विल बी अ वेरी टेडियस टास्क, है ना. कितने यूनिट्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, नए नए यूनिट स्टैंडर्डाइज करने पड़ेंगे. So what is the solution? देखो, we have come across the certain physical quantities. 100 में से कुछ फिजिकल, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज थी जो हमने ऑब्जर्व किया, जैसे कि वेलोसिटी है, तो उसके लिए हम लिखते हैं इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पता है मीटर है, टाइम का यूनिट पता है सेकंड है. तो साइंटिस्ट सेड कि इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग न्यू यूनिट फॉर वेलोसिटी, हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम में से ही यूनिट डिराइव कर लेते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड. सो देयर इज नो नीड ऑफ डिफाइनिंग अ न्यू यूनिट हियर. तो हियर physicists actually started categorizing the physical quantities in two parts, base quantity and derived quantities. यहां पे वेलोसिटी ये डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो से मिला.
तो वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, उसके लिए अलग यूनिट नहीं देंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये एक तरह का लेंथ ही हुआ, और टाइम, ये दोनों के लिए अलग से यूनिट बनानी पड़ेगी। तो इन दोनों को, लेंथ को और टाइम को, हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो दो कैटेगरी कर दी हमने, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सब किसी और क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखोगे, फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, फोर्स या वेलोसिटी, ये सब क्वांटिटीज दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से या रेशियो से रिप्रेजेंट किए जा सकेंगे, उसमें से डिराइव किए जा सकेंगे। तो ऐसे क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। इनका नया यूनिट डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, नो नीड फॉर दैट। पर हम कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज कर देते हैं जिनको हम बेस क्वांटिटी कहेंगे, और हां, उनका यूनिट हमें अलग से डिफाइन करना होगा। जब हमने ये लिस्ट बनाना शुरू किया तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 100 से भी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी थी, लेकिन सिर्फ 7 क्वांटिटी को अलग करना पड़ा एज अ बेस क्वांटिटी। इन्हीं 7 क्वांटिटीज में से बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी डिराइव हो गए। तो हमें तो बस इन 7 क्वांटिटी का ही यूनिट डिफाइन करना पड़ा। सो दैट इज एन इजियर टास्क, राइट। तो पहले हम एक काम करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन देखते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be treated as independent of other physical quantities, ठीक है, and are not defined in terms of other quantities, they are known as fundamental। जैसे लेंथ का है, टाइम का है, इसको आप किसी के और के रेशियो में नहीं बताओगे, राइट। मैंने आगे बताया था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, या लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो ये एक्चुअली में ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम को किसी और के रेशियो में नहीं बताया जा सकता। तो इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी समझेंगे। हाँ, आप में से किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या हम सर डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे, तो क्या इनको हमने डिस्टेंस को या लेंथ को वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट नहीं बताया? बिल्कुल इस तरह से बता तो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी तो लेना था, ठीक है, कुछ ना कुछ कन्वेंशन तो डिसाइड करना था। तो हमने क्या किया, ये डिस्प्लेसमेंट, टाइम, उन सबको फंडामेंटल ले लिया कि भाई उसको किसी के रेशियो में मत बताओ, वो इंडिपेंडेंट रखो, ठीक है। तो ये एक जस्ट मैटर ऑफ कन्वेंशन था। तो हमने ऐसे अलग, जब मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी अलग करने का ट्राई किया कि जिनको हमें किसी और के रेशियो में नहीं बताना पड़ेगा, और उन्हीं क्वांटिटीज के हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटी डिफाइन कर देंगे। तो हमें ऐसी 7 क्वांटिटीज मिली जिनकी हेल्प से आप फिजिक्स की बाकी सारी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हो। सो दीज 7 आर मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and amount of substance। we will study this again। ये SI यूनिट का ही पूरा टेबल है, तो उसको हम आगे टेबल में भी देखते हैं। आपको ये 7 क्वांटिटीज याद रखनी होगी। अच्छा, जैसे फंडामेंटल डिफाइन किया क्वांटिटीज के लिए, उसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटी को भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, स्पीड यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हुआ, ये लेंथ और टाइम का रेशियो, इन दोनों में से डिराइव हुआ। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो हमने डेफिनेशन में वही लिखा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के बेस पर डिफाइन कर सके, ठीक है, दोज क्वांटिटीज whose defining operations are based on other physical quantities, they are known as derived quantities। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब है। इनफैक्ट ये जो पीछे आपने एग्जाम्पल्स देखे थे ना 7 क्वांटिटीज के, ये 7 को छोड़ के बाकी जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब की सब डिराइव्ड क्वांटिटीज में ही आएगी, ठीक है। सो ऑल अदर क्वांटिटीज except the 7 base quantities are considered as derived quantities। Now
यूनिट्स का भी डेफिनेशन इसी तरह से दो पार्ट में ले सकते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको, उनके यूनिट को आप फंडामेंटल यूनिट्स कहोगे या बेस यूनिट्स कहोगे। फॉर एग्जांपल लेंथ फंडामेंटल है तो उसका यूनिट मीटर, ये हमारा बेस यूनिट हो गया या फंडामेंटल यूनिट हो गया, ठीक है। उसको किसी और के रेशियो में नहीं बताएंगे। सो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये लेंथ, मास और टाइम का यूनिट है। फिर केल्विन टेम्परेचर का यूनिट, एम्पियर करंट का, कैंडेला दैट इज फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड मोल इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसका यूनिट है, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज थी उनके 7 यूनिट्स, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। सिमिलरली डिराइव्ड यूनिट्स, तो बाकी जितने भी क्वांटिटीज है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है 7 को छोड़ के, तो उनके सबके यूनिट्स को भी डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। एक्चुअली डिराइव्ड यूनिट्स किसी और के रेशियो या कॉम्बिनेशन से बताए जाते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, इसका यूनिट आपने क्या डिफाइन किया, मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज व्हाई इट इज द डिराइव्ड यूनिट, ठीक है, रेशियो में बताया। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, पर आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो फोर्स यानी क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, यहां पे सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे तो न्यूटन यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दैट इज द यूनिट फॉर न्यूटन, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। पास्कल प्रेशर का यूनिट है, ये फोर्स अपॉन एरिया हम लिखते हैं। सो अगेन फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सो पास्कल दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज अ डिराइव्ड यूनिट। नाउ वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में अगर हम हिस्ट्री पास्ट देखें तो सभी कंट्रीज के अलग अलग सिस्टम थे, अलग अलग यूनिट्स थे। जैसे ब्रिटेन का अगर आप वेट को मेजर करना चाहते हो तो वो लोग पाउंड यूज करते हैं, ठीक है। हम फ्रांस था वो किलोग्राम यूज करते हैं। तो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में यूनिट्स अलग अलग थी, क्वांटिटीज को मेजर डिफरेंट यूनिट से किया जाता था। नाउ इफ वी ऑल हैव डिफरेंट यूनिट्स तो बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। सपोज करो एक ब्रिटिश कंपनी है, उसको इंडिया में कोई प्रोडक्ट सेल करना है, मान लो कि से वो एक टोमेटो सॉस बनाता है अपनी कंपनी में, अपने कंट्री में, उसको उसे इंडिया में सेल करना है। अब ये जब पैकिंग होगी ब्रिटेन में, अगर वो वहां की अपनी यूनिट में पैक करेगा तो वो वेट किस में लिखेगा, 1 पाउंड में। अब अगर ये 1 पाउंड का वेट के साथ पैकिंग इंडिया में सेल होने आया, क्या हम लोग ये क्वांटिटी को समझ पाएंगे? नो। यहां पे हम लोग तो किलोग्राम को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो वी ऑल आर फैमिलियर विथ किलोग्राम, नॉट विथ पाउंड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में काफी प्रॉब्लम आएगी। Not only about international trade, if you think about other phenomena, like say for example ये देखो, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में आप सबको पता है, ठीक है। मान लो इंडिया से कोई फ्लाइट यूएस की तरफ जा रही है, वहां पे एयरपोर्ट पे मान लो हमारा एक इंडियन प्लेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। एक इंडियन प्लेन इट इज मूविंग विद दिस। यूएस में एक्चुअली वो लोग किलोमीटर को, डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं मेजर करते, वहां पे जनरली स्पीड वो लोग माइल्स में यूज करते, दैट इज माइल्स पर आवर, ठीक है। ये यूएस में एक सिस्टम है उनका। एक्चुअली उनका 1 माइल हमारे सिस्टम के हिसाब से देखें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 किलोमीटर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेट।
चलो इस सम के लिए मैं एक मान लो इसको राउंड ऑफ करके ले लेता हूँ, इट इज 2 किलोमीटर, ठीक है। सपोज करो कि उनका 1 माइल 2 किलोमीटर आता है हमारे इस पर्टिकुलर केस के लिए। सो नाउ इन दिस केस हमारा प्लेन 90 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अब वहां पे जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसके हिसाब से हमारी प्लेन की स्पीड है 45 माइल्स पर आवर, ठीक है। नाउ अगर वहां से कंट्रोलर हमारे प्लेन को ये मैसेज देगा कि आपकी स्पीड को आप इंक्रीज करके 50 कर दो, अब हमारा पायलट क्या समझेगा? एक्चुअली उनका कहने का मतलब है 50 माइल्स पर आवर करो। सो किलोमीटर पर आवर में 100 होना चाहिए, 100 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अगर वो लोग सिर्फ 50 को बोलेंगे, ठीक है, 50 कर दो आपकी स्पीड को, तो यहां पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो टू अवॉइड सच एम्बिग्यूटी, इंटरनेशनली अगर एक ही सिस्टम फॉलो की जाए तो दैट विल बी वेरी फाइन, ठीक है ना। तो यहां पे फिजिसिस्ट ने ये सोचा कि इंटरनेशनली सभी यूनिट सेम हो, सभी कंट्रीज एक ही तरह का यूनिट यूज करें, तो दैट विल बी वेरी फाइन। तो फिर इसके बाद फ्रांस में फिजिस्ट की एक मीटिंग हुई, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप हुआ, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि भाई पूरे वर्ल्ड की यूनिट्स को यूनिफाई कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि सब कंट्रीज में एक ही तरह का सिस्टम यूज हो। तो पहले मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि यूनिट कैसी होनी चाहिए, हाउ अ यूनिट शुड बी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी। तो पहला पॉइंट, इट शुड बी वेल डिफाइंड, ठीक है, कोई एम्बिग्यूटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, परफेक्ट वे से डिफाइंड होना चाहिए, एकदम क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि यूनिट कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। सो एकदम परफेक्ट वे से डिफाइंड हो। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। मान लो पास्ट में सन को हम लोग बेस लेके टाइम को मेजर करते थे, ठीक है। अब आप जानते हो विंटर में सनराइज अर्ली होता है, सॉरी सनराइज लेट थोड़ा होता है और सनसेट अर्ली हो जाता है, जबकि समर में उसका उल्टा होता है। तो सन को स्टैंडर्ड लेके टाइम का मेजरमेंट करना प्रॉपर नहीं रहेगा, बिकॉज इट विल चेंज विथ टाइमिंग, है ना। तो क्वांटिटी ऐसी डिफाइन करनी है जो बदले नहीं, फिक्स रहे, इजली रिप्रोड्यूसेबल हो। अगर हमने कोई ऐसी क्वांटिटी, ऐसी यूनिट बनाई जो आसानी से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकेगी, तो लोगों को अवेलेबल ही नहीं होगा। इस वक्त जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर या मीटर स्केल है, मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, रिप्रोड्यूसेबल है। मास को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड किलोग्राम के वेट आते हैं, विच इज इजिली रिप्रोड्यूसेबल। तो ऐसी यूनिट सिलेक्ट करेंगे जो आसानी से बन सके। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब मेटल का अगर एक स्केल है, हमने डिफाइन कर दिया कि देखो ये मेटल का स्केल है वो 1 मीटर का है, ठीक है। सपोज करो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट हमने जो डिफाइन किया है 1 मीटर का, वो एक मेटल का स्केल है। प्रॉब्लम कहां आएगी? ये मेटल का स्केल विंटर में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और समर में थोड़ा सा एक्सपांड, है ना। अब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन की वजह से समर और विंटर में 1 मीटर की मेजरमेंट में फर्क आ जाएगा। तो हमें फिजिकल ये जो यूनिट्स डिफाइन करने हैं, उसके जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेने हैं, वो इस तरह से लेने हैं कि बाहर के टेम्परेचर या इवन प्रेशर या कोई और क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के अफेक्ट से यूनिट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर सारे कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियस बात है कि हमारा जो पर्पस है वो सर्व नहीं होगा। तो इंटरनेशनली सभी कंट्रीज इसे एक्सेप्ट करें, ये भी एसेंशियल था।
एंड इजीली एसेसिबल हो, सबके पास आसानी से अवेलेबिलिटी रहे, तभी तो लोग इसे यूज करेंगे और तभी तो हमारा जो पर्पस है कि पूरा वर्ल्ड एक ही तरह का सिस्टम यूटिलाइज करे वो सर हो पाएगा। सो मार्केट में इजीली मिलना चाहिए, इजीली एसेसिबल हो लोगों के लिए। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स थे कि यूनिट्स कैसी होनी चाहिए थी, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ जब हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किया तो फिजिक्स ने नई यूनिट डेवलप करने से पहले वो लोग ऑब्जर्व करते कि चलो कौन से सिस्टम प्रेजेंट है, प्रिवेलिंग है। अगर कोई अच्छी प्रॉपर सिस्टम प्रिवेलिंग है या कोई क्वांटिटी, कोई यूनिट पहले से ही डिफाइंड है तो हम उसे ही एक्सेप्ट करेंगे अगर उसमें ये सारे क्राइटेरिया फिलअप हो जाते हो। तो उनमें से तब के टाइम में कुछ प्रिवेलिंग सिस्टम थी एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम थी फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। एक्चुअली इसमें फुट लेंथ का मेजरमेंट है। आज भी हमारे कंट्री में, इंडिया में लेंथ को फुट से मेजर किया जाता है, राइट ना, कई जगह पे। पाउंड मास के लिए है, ये ब्रिटेन में आज भी प्रिवेलिंग है, और टाइम सेकेंड में मेजर किया जाता था। फ्रांस में एक्चुअली उनके कंट्री में मेट्रिक सिस्टम था, ठीक है। ये तीन जो सिस्टम है ये फ्रेंच सिस्टम है। फ्रांस में एक्चुअली क्या था कि स्मॉलर क्वांटिटी और लार्जर क्वांटिटी के लिए वो लोग अलग अलग सिस्टम यूज करते थे। मान लो छोटी से छोटी चीजें मेजर करनी है, जैसे आपके बुक का साइज मेजर करना है तो उसके लिए फिर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम लेंगे। पर मान लो दो सिटीज है, उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करना है या कोई बड़ा मास मेजर करना है तो उसके लिए मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम का यूज होता था, ठीक है। ये एमकेएस सिस्टम बोला जाता है शॉर्ट में। तो ये एक्चुअली दोनों ही फ्रेंच सिस्टम थे, बस एक स्मॉलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए और दूसरा लार्जर को। बाद में एक और फिजिकल क्वांटिटी फाइंड हुई थी, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए एक नया यूनिट जोड़ा गया था, एम्पियर। तो बाद में ये सिस्टम एमकेएसएस सिस्टम बन गया था, ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर सिस्टम। अब इन सब में से जो बाद में लेटेस्ट सिस्टम डेवलप हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जो बाद में डिसाइड हुआ था, उसका फाइनलाइज एक्चुअली नियरली 1971 में ये एक्सेप्ट किया गया था इंटरनेशनली। और सातों फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हमने डिफाइन किए थे वो एसआई सिस्टम को, उसको एसआई सिस्टम बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मेजर्स। नाउ ज्यादातर एसआई सिस्टम के यूनिट लेंथ, मास, टाइम और करंट के वो तो फ्रेंच सिस्टम से ही आए हुए थे, और उसका रीजन भी था। फ्रेंच सिस्टम में एक्चुअली में मान लो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर से बिगर, या आपको वाइस वर्सा कन्वर्ट करना है यूनिट्स को, तो बहुत आसान था। जैसे मान लो अगर 1 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आप जस्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, है ना, 10 के पावर से मल्टीप्लाई कर दो या 10⁻² से, एंड यू विल गेट द आंसर इन सीजीएस सिस्टम। ठीक उसी तरह किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से। तो क्योंकि फ्रेंच सिस्टम में इंटर कन्वर्जन ईजी था तो ज्यादातर उसी के सिस्टम्स को एक्सेप्ट किया गया था। तो ये एक्चुअली में एक टेबल है जो इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम जो एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है, उसमें जो डिसाइड किए गए थे यूनिट्स उसके बारे में। देखो लेंथ, तो उसका एसआई यूनिट मीटर डिसाइड किया गया है। स्मॉल एम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल, प्रॉपर सिंबल्स आपको ध्यान में रखने हैं। मास, किलोग्राम, सिंबल केजी, टाइम, सेकेंड। याद रखना ये जितने भी मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूं ना, ये फुल फॉर्म में कभी भी कैपिटल सिंबल यूज नहीं करना है, ऑल आर इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। जब भी फुल फॉर्म लिखो, ये नॉर्म है, मैं इस नॉर्म्स को भी आगे डिस्कस करता हूं। यूनिट्स को जब भी फुल फॉर्म में लिखो कभी कैपिटल मत करो। तो टाइम को सेकेंड से सिंबल यूनिट यूज करते हैं, और सिंबल इसका स्मॉल एस है, ये आपको पता होगा, स्मॉल एस इज द यूनिट फॉर टाइम, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, कैपिटल ए इसका सिंबल आता है। सिंबल में भी कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है, इसके नॉर्म्स के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। टेम्परेचर, केल्विन, कैपिटल के से सिंबलाइज किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, यू आर फेमिलियर विद दिस ऑल्सो, राइट ना, केमिस्ट्री में आपने इसके बारे में पढ़ा है। 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैन बी सेड एज 1 मोल,
तो उसको सिंबॉलिक नोटेशन MOL से बताएंगे, है ना। केल्विन ये एक्चुअली एब्सोल्यूट जीरो स्केल है। वैसे टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहीट में मेजर करते हो, पर ऐसा यूनिट में ये केल्विन में मेजर किया जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर होती है, CD इसका सिंबल होगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे SI यूनिट है, आपको ये टेबल पूरा मेमोराइज करना होगा विथ प्रॉपर सिंबल। मैं एक्चुअली इसके बाद 2 और क्वांटिटीज ऐड की गई थी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जिसको बोलते हैं। SI सिस्टम का ये दोनों भी पार्ट है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। और उनके यूनिट्स रेडियन एंड स्टे रेडियन, और सिंबल्स यहां मैंने लिखे हुए हैं। मैं ये प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, इसको डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में आपको समझाता हूं, पर आज का सेशन यहां तक रखेंगे। आई वॉन्ट कि यहां तक के टॉपिक्स आप एक बार प्रॉपर वे से रिवाइज कर लो, रेफर कर लो। ये SI यूनिट के 7 क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो हमने पीछे से ऐड किए, आप उनको एक बार मेमोराइज कर लो, ठीक है। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय ऑल ऑफ यू।